हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोसेल और लुईस का जो कॉन्सेप्ट था आयनिक बॉन्ड्स के लिए वो देखा, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, जैसे और उसमें क्या था, तुमने क्या पढ़ा उसमें बेसिक कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, दूसरा एटम है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है, और जो दे रहा है वो कैटायन बन जाता है, जो ले रहा है वो एनायन बन जाता है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या है, कैसा लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये हमने पढ़ा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे Cl2 का मॉलिक्यूल, Cl और Cl एटम मिल रहे हैं, H2 मतलब H और H एटम मिल रहे हैं, F2 मतलब F और F एटम मिल रहे हैं। यहां पे आके ये कॉन्सेप्ट में आके बेटा होता क्या है कि जो कोसेल और लुईस ने जो कंक्लूजन दिया था, जो कोसेल का पोस्टुलेशन मतलब पोस्टुलेट्स हमने जो देखे है ना Na+ और Cl- के केस में, वो फेल हो गए, क्योंकि यहां पे ना कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात यहां पे नहीं करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह फेल हो गया। मतलब जो कोसेल ने, जो लुईस ने जो स्टार्टिंग में कल हम वो क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर समझा रहे थे कि जी हर एक लेटिस पॉइंट, हर एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल इसके पे होना चाहिए जिससे सेटिस्फाई हो, और जैसे ही सेटिस्फाई होंगे तो ये अपने आप में एटम स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 8 कॉर्नर्स पे, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब Na में एक था, है ना, केवल एक था, 7 खाली पड़े थे, और क्लोरीन में 7 थे, एक खाली पड़ा था, तो मर्ज होके वो आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और लेटिस मैच हो जाता है और स्टेबल हो जाते हैं दोनों मिलके। बट Cl2H2F2 के केस में ऐसा नहीं होता है। तो एक भाई साहब आए, कौन से भाई साहब, इनका नाम है लैंगम्यूयर। इनका नाम क्या है बेटा, लैंगम्यूयर। 1919 में इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कोवलेंट बॉन्डिंग का। कोवलेंट बॉन्ड बोला उस कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट को कोवलेंट बॉन्ड बोला। और इन्होंने वो जो क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट था उसे कैंसिल कर दिया, बोले ये ऐसे मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करेगा, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो मैं कोवलेंट बॉन्ड को इस वीडियो में ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लुईस थ्योरी को इसमें कंप्लीट करूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हम आज देखेंगे, इसीलिए मैं कोवलेंट बॉन्ड को बस साइड से टच करते हुए जा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं उतरूंगा, क्योंकि उसका एक अलग वीडियो बनेगा, पूरा फजान रूल वगैरह सब आएगा उसमें, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है बेटा, इसने बोला कि Cl2 H2 F2 जैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इट मींस व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? Covalent bond, the bond which is formed by sharing of electrons is called covalent bond। समझ में आ गया? जैसे Cl का इसने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, Cl का लैंगम्यूयर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इसके बाद Cl को देखा कि भाई साहब Cl के पास 2 4 6 और एक 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 17वें ग्रुप का है, देख लेना आप, ठीक है। अब तुम्हारा काम है ये देखना, तो 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के और पास आते हैं, और होता क्या है, इसके पास 7 है, तो ये एक इसके को अपने पास लेने की कोशिश करता है, और ये एक इसको अपने पास लेने की कोशिश करता है, तो कुछ इस तरीके का लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, ये कॉमन हो जाते हैं दोनों के बीच में, है ना, और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये फॉर्म हो जाता है Cl। अब देखो इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 और 8, इसके भी जी 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गए, इसके 2 4 6 और 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गए, दोनों की ऑक्टेट सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो ये लैंगम्यूयर ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट हमने बनाए हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो हमने पहले भी तुम्हें बता दिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको लुईस सिंबल्स भी बोला जाता है ना, लुईस डॉट सिंबल्स भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी सारे कंपाउंड्स के बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम वहीं पे आ रहे हैं, तो लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इनको बनाने के लिए, कुछ कंडीशंस हैं। देखो बेटा, ये तीनों कंडीशन मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहली, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा अगर दो एटम्स के बीच में, तो कंपलसरी है कि उन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इनकी शेयरिंग हो रही है, चाहे दोनों एक ही के हैं, लेकिन पहले पॉइंट में इसने बोला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होगा। ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। जैसे ए है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेसेसिटी है कि दोनों के पास कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयरिंग कर रहे हो आपस में। मतलब एक ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, बी जो है वो कम से कम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो। थर्ड पे आओ, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, शेयरिंग करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा कि आउटर मोस्ट सेल में अपनी ऑक्टेट पूरी कर लें, है ना। कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे। और अगर तुम्हें वो sp वाले में बात करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए ns2 np6। मतलब n तो सेम रहेगा, sp सब सेल ही तो चेंज हुई है, जैसे 2s2 2p6 हो जाए, 3s2 3p6 हो जाए, तो 2 और 6 8। सेकंड सेल तो सेम है ना, एक सेल में, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए उसकी ऑक्टेट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेना चाहिए। अब इसके बाद ये कंडीशंस हैं, ये क्या थी कंडीशंस, इसमें ये सब चीजें लिख लो, लेकिन ज्यादा तुम्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें वो आने चाहिए और वो बहुत शानदार तरीके से कराएंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी से ज्यादा इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है। काफी मतलब ज्यादातर जगह स्ट्रक्चर्स पता करने के लिए लुईस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं फेल होती है लेकिन ज्यादातर केसेस में लागू होगी। अगर मैं बात करूं, चलो जैसे अब ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं जैसे H2 है, ठीक है, बुक में दिया है, तो जी भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल समझा रहा हूं, अभी जो कंडीशन थी उनकी एग्जांपल समझा रहा हूं। अच्छा, जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करके रह जाएगा, डुप्लेट से खुश हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाता है। एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसने अपना इसके साथ एक शेयर किया, इसने अपना एक इसके साथ शेयर किया, तो बॉन्ड क्या बना बेटा, H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। तो बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड फॉर्म is known as single bond. By sharing of 2 electrons the bond form is known as single bond. अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 में क्या होता है, CO2 में देखो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चारों को हम ऐसे लिखते हैं। इसका जो लुईस स्ट्रक्चर होता है CO2 का, वो कुछ इस तरीके से बनता है, 2 4 6 इसके पास होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 4 और 6, इसके 2 4 6, कार्बन के 4। तो देखो ये ऑक्सीजन के 8 हो गए, ये 4 और कार्बन को और 4 चाहिए, तो 2 इसके मारे और 2 इसके मारे इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 और चाहिए, तो ये वाले कार्बन के और ले लेगा ये। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है बेटा, यहां पे कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 और 2 4, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पे कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4। अब ये ऐसा कैसे बनता है स्ट्रक्चर, उस पे आएंगे स्टेप्स पे। फिलहाल मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं मैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ
4 electrons is called double bond। ठीक है, ऐसे ही अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। जैसे N2 ले लो एग्जांपल, N2 का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा बनता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 5। 2 इधर रख दो, 3 इधर रख दो, 2 इधर रख दो, 3 इधर रख दो, तो 3 5 तो ये रहे और 3 इसके को ले लेगा शेयरिंग में। ठीक है, ऐसे ही इसके पास 5 है, ये क्या करेगा, 3 इसके को ले लेगा। तो ये 3 बॉन्ड बन गए, देखो 1 2 3। कितने से बने हैं, बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे समझ में आ गए। तो अब हम मूव करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की तरफ कि कैसे बनते हैं ये। सर आपने हमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन ये बने कैसे, क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्यों 4 नहीं किए, ये क्वेश्चन उठते हैं, है ना। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस लिख लो, तुम एक सेंटेंस लिख लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। देखो मेरे वीडियो लेक्चर्स की एक खास बात मिलेगी बेटा, ये वीडियो लेक्चर दिए तुमको कंपटीशन और बोर्ड मतलब दोनों के पर्पज से जाते हैं। दूसरा, जो हमारा पैटर्न है, मतलब मेरा जो जाने का तरीका है एक एक टॉपिक पे, वो एनसीईआरटी के थ्रू है बेटा। ठीक है, कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। कहीं पता चला कंपटीशन के चक्कर में पता सर आपने एनसीईआरटी के वो पॉइंट छोड़ दिए जहां से एक नंबर के एमसीक्यू बन जाते हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी वाला पैटर्न फॉलो करता हूं और उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें कंपटीशन के लिए जरूरत पड़ती है, अगर वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है तो वो मैं तुम्हें अलग से देता हूं। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स गिव्स अस complete information about the bond formed between between atoms or ions and about their octet। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स और आयंस, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, एंड अबाउट देयर ऑक्टेट कंप्लीशन, कैसे उनकी ऑक्टेट वो एक दूसरे के साथ शेयर करके सेटिस्फाई कर रहे। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। ठीक है, इसे बेटा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हें करना है। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन लिख डालो फटाफट, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन लिखना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं हर चीज क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं। क्यों पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए। हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहले लिख लो, फिर एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, जो भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं H2O का। ठीक है, चलो यही लिख लो, पहले पॉइंट्स लिख लो, बाद में एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा Q से, कि Q बोल दूंगा मैं उन्हें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
स्टेप 2, डिटरमाइन दी या सिलेक्ट दी सेंट्रल एटम। डिटरमाइन दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कोई कंपाउंड ABC 4 से मिलके बन रहा है, उसके अंदर ABCDE 4 तरीके के मॉलिक्यूल है, 5 तरीके के, तो इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा, मतलब बीच में कौन सा रखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला, मिनिमम नंबर हो, उसका मिनिमम नंबर हो, यहां से काम नहीं चलता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो, पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी लीस्ट हो, उससे भी काम नहीं चलता है। तो एटॉमिक साइज उसका ज्यादा हो, लार्ज हो, उससे भी काम नहीं चलता है। तो एटॉमिक मास उसका हाई होना चाहिए। एटॉमिक मास उसका हाई होना चाहिए। सबसे पहले ये, फिर ये, यहां से भी नहीं तो ये, और यहां से भी नहीं तो ये। 4 तरीके हैं, एक एक करके पालन करना है। इससे काम हो जाता है तो ठीक, इससे काम हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आगे बढ़ो, नहीं होता है तो आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया सेंट्रल एटम। थर्ड, स्टेप 3, हाउ मेनी, डिटरमाइन या फाइंड आउट दी, डिटरमाइन दी, कुछ भी लिख लो, डिटरमाइन दी नंबर ऑफ, या सॉरी बेटा, सॉरी। स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 में लिखो, मेक सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल एटम्स। लिख दिया। स्टेप 4, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दूं। स्टेप 4 पे आ जाओ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वीडियो बड़ी हो सकती है बेटा, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 5 क्या होगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ स्टेप 6, इफ octet of all atoms not complete, then use lone pair electrons to form multiple bonds, ठीक है। स्टेप 7, सर इतने स्टेप तो बुक में भी नहीं है बेटा। देखो, अगर बुक के पॉइंट्स के हिसाब से जाओगे तो कितने सारे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे जहां तुम फंस जाओगे, बना नहीं पाओगे, क्योंकि 4 पॉइंट में कंक्लूड कर दिया है, बहुत शॉर्ट में दे दिया है। एनसीईआरटी गलत है ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं बहुत ब्रीफ में दिया है, उसको ही मैं एक्सपेंड करके तुम्हें समझा रहा हूं। ये कोई रिफ्रेशर के पॉइंट नहीं है, ये केवल जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये मेरे खुद के पॉइंट है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज तुम्हें कहीं मिलेगी। स्टेप 7 में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड बन गए। नाउ असाइन फॉर्मल चार्ज टू एटम्स। नाउ असाइन फॉर्मल चार्ज टू एटम्स। 7 स्टेप है टोटल,
ठीक है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी तुम्हें करना जल्दी करो, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और बेटा ऐड कर लेना, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेना, स्टेप यहीं पे ऐड कर लो, इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में ऐड कर लो। नेगेटिव चार्ज इज देयर, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर ऑन कंपाउंड, देन add into valence electrons and ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम वो कैटायन और एनायन वाले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन कंपाउंड, then subtract it from valence electrons, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज जैसे -1 है, जैसे मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कंपाउंड के अंदर आती है 4 तो बहुत कम में आएगी, मान लो 4 आती है, और मान लो कंपाउंड के ऊपर तुम्हें जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है XYZ, अगर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इसमें तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, मतलब Q की वैल्यू अब जो तुम लिखोगे वो कितनी होगी, 5 होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो 4 में से 1 घटा देता और तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन Q की वैल्यू आ रही होती 3। समझ में आ गया, ये पॉइंट है। दूसरी बात, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एग्जांपल्स के थ्रू ही तुम्हारे सामने आएंगे, और वो मैं एग्जांपल के समय ही बात करूंगा, वहीं से कुछ शॉर्टकट्स भी जनरेट कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, एक एक स्ट्रक्चर तुम बना पाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर हम तुम्हें बनाना सिखा देंगे यहीं से। कोई वीडियो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियो तुम अच्छे से देखोगे तभी मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम बना पाओगे। देखो वीडियो लॉन्ग होती है केमिस्ट्री की, मैं मानता हूं, लेकिन उसके पीछे रीजंस है बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, Cl2 बना के दिखाया था ना तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है बेटा, Q कैलकुलेट करना है। Q क्या होता है जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ एक Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17वें ग्रुप का है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सर एक क्लोरीन के पास, तो 2 क्लोरीन के पास 2 × 7 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ सेकंड क्या था बेटा, डिटरमाइन दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की बात ही नहीं आती है इसमें, ये स्टेप्स चल रहे, ठीक है। पहला स्टेप हमने पालन किया, सेंट्रल एटम की बात ही नहीं आती है, क्योंकि 2 हैं तो दोनों के बीच, दोनों में से कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। 3 होते, ऑड नंबर आता तब बात होती, ठीक है। तो दोनों ही साइड में रखे होंगे, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या होगा, मेक सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स। सिंगल बॉन्ड बना दिया जी हमने Cl के बीच में। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक एक स्टेप को मैच करना है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक Cl का इसका और एक Cl इसका। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बना होता है, ये याद रखना। अगर यहाँ 2 बॉन्ड होते तो यहाँ पे 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे होते। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा, Q माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कर दो, दैट इज 14 माइनस 2 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें इन पे अरेंज करना है, दोनों पे लोन पेयर की फॉर्म में। तो 1 12 है मतलब 6 अरेंज कर दो, सिंपल है, 2 4 6 इस पे आ गए और 2 4 और 6 इस पे आ गए, अरेंज हो गए जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो जरा, क्या इस वाले Cl की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है और क्या इस वाले Cl की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। अगर हो रही होगी तो यहीं पे स्ट्रक्चर खत्म, अगर नहीं हो रही होगी तो आगे बढ़ेंगे। देखो 2 4 6 और 8 हो गई, ठीक है, क्या इस वाले स्ट्रक्चर की हो रही है, 2 4 6 और ये रहा 8, ठीक है, तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसे शेयरिंग दिखा देनी, बात खत्म, बन गया, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। सेकंड मॉलिक्यूल की तरफ हम मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे बेटा हम O2। सबसे पहले Q कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। O ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, शॉर्टकट में आओ 6, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के 2 into 6 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड बनाओ, बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें, 2, तो फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों पे तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 2 4 और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन रखो, 5 2 4, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम आगे मूव करते हैं कि जो बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अगर ऑक्टेट सेटिस्फाई ना हो तो हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, किसमें बेटा, बॉन्ड में, ठीक है। जरा चेक करो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, 2, इसके पास पहले इस वाली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 और 1 7, ये जो शेयर किया है ना, ये इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, दोनों के साथ गिनते हैं, 2 4 5 6, 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसके कितने हो, 2 4 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दोनों मर्ज होके ये स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया, ये बन गया जी O2 का स्ट्रक्चर, और ऐसा ही होता है, तुम्हें पता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा हटके लेते हैं, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए। O3 का, O3 ओजोन भी बोलते हैं इसे, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ओजोन गैस का ये फॉर्मूला होता है। बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इंटू ऑक्सीजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट इज Q की वैल्यू आ गई 18, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने फिर क्या बोला, सेंट्रल एटम चूज करना है जी, तीनों ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम होगा, तो इसको मान लो मैंने एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम बना दिया, ये रहा, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन ये रख दिया, तीसरा ऑक्सीजन ये रख दिया। फिर क्या करना था, थर्ड स्टेप, मेक सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल ऑफ देम। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने आ गए बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने आ गए बेटा, 1 2 3 4
4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर 2 सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 18 में से 4 घटा दो, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लेकिन लोन पेयर कितने बनेंगे? 7 लोन पेयर बनेंगे। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बनता है, तो 7 लोन पेयर्स बनेंगे, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14। अच्छा, जब भी हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स असाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहा हूं, जब भी हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन असाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम साइड वाले एटम्स को सेटिस्फाई करेंगे, बीच वाले को एकदम लास्ट में, अगर बचता है तो 14 इलेक्ट्रॉन रखो, इक्वेट करना है 3 के साथ, तो कितने आ जाएंगे बताओ? 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो 3 का डिवाइड कर दो इसमें, तो किसी 2 पे तो बेटा 6 रख दो, साइड वालों पे 2 पे 6 रख दो, और बीच वाले पे 2 रख देना, हो गया काम। 2 4 6, 2 4 6 और 2 इस पे रख दो, हो गया काम। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है ना, चलो समझ में आया इतना। फिर हमने क्या बोला कि जी जो वैलेंस, जो हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो उनको मल्टीपल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना है। चलो ऑक्टेट गिनते हैं। इस वाले एटम की, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया। चलो इसको मैं काउंट करता हूं इसके लिए, सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम के लिए, तो 2 4 6 7 और 1 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 2 4 6 7 और 1 8, इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी हैं और ये इसके साथ भी हैं। ऐसे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 के साथ भी हैं और 1 के साथ भी हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोनों के लिए काउंट करना है, जो दोनों इस बॉन्ड से लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 4 और 5, और ये वाला शेयर्ड 6। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आए। सर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो ये वाला ऑक्सीजन या ये वाला ऑक्सीजन, कोई भी दोनों में से दो इलेक्ट्रॉन, 2 है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक लोन पेयर, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर, दोनों एक ही बात होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, O O O। ये स्ट्रक्चर आ गया जी। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितने बचे? 2 से बॉन्ड बन गया, तो इस पे बचे कितने? 2 और 2 4 और बचे। अब ये चारों जो है वो बराबर की दूरी पे रखने, मतलब ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें चार्ज सेटिस्फाई नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मल चार्ज, एक स्टेप लिखाया था तुम्हें लास्ट में, इतना तो हो गया। अब फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, ऑक्सीजन के नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं 2। ऑक्सीजन किसी के साथ भी 2 बॉन्ड बना के खुश रहता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के खुश रहता है, नाइट्रोजन किसी के साथ भी 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो शॉर्टकट बना दिए जाते हैं, लेकिन किसके बेस पे? फॉर्मल चार्ज के बेस पे। जरा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक दिख रहा है ना कैमरे में? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, इसमें से क्या माइनस करना होता है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके आगे आएगा, यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है बेटा? चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके लिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 थे, 18। अच्छा वेट हर एक के लिए अलग अलग निकालना है। इसका फॉर्मल चार्ज इस एटम का अलग, इस एटम का अलग, इस एटम का अलग। तो इसको 2 बोल रहा हूं, इसे 1 बोल रहा हूं, इसे 3 बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी? ऑक्सीजन के हमेशा 6 ही होंगे, तो ये 6 आ गए। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? पहले वाले के पास 2 हैं, -2 -1/2 ब्रैकेट में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इससे लगे हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या आ गई वैल्यू? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 6 - 5, 6 - 2 - 3 मतलब 6 - 5 = 1, वो भी पॉजिटिव का। तो ये जो सेंटर में ऑक्सीजन एटम है जिसको मैंने 1 बोला हुआ है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज तुम्हें यहां लिखना है, तब ये स्ट्रक्चर सही होगा। फिर तो और पे भी कुछ हो सकता है सर, क्योंकि O3 तो ओजोन गैस है, कोई भी चार्ज होता ही नहीं है गैस के ऊपर, न्यूट्रल चार्ज होती है ओजोन गैस। तो फिर किसी एक पे नेगेटिव आ रहा होगा, वो भी फाइंड करते हैं। फॉर ऑक्सीजन 2, फॉर सेकंड ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज इसके लिए निकालो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसकी बात कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन पे हमेशा 6, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 -4 -1/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 6 - 4 - 2 दैट इज ये आ गया बेटा 0। तो इस वाले ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है। जरा थर्ड वाले एटम के लिए देखो, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला मिटा रहा हूं मैं, तुम्हारे पास तो तुम लिख चुके हो, ठीक है, वहीं से मैच कर लो। फॉर्मल चार्ज फॉर थर्ड ऑक्सीजन एटम, आ जाओ। थर्ड ऑक्सीजन एटम की बात करते बेटा, ऑक्सीजन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 -1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 और 1 2 2, 6 - 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 मतलब 6 - 7 = -1 आ गया। तो इस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -1 चार्ज आएगा। इस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा बेटा? -1 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। तो असली ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं शॉर्टकट में बता दूं, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा हो तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अगर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया हो किसी से तो 1 नेगेटिव चार्ज हर जगह, और ऑक्सीजन ने 2 से ज्यादा बॉन्ड बना लिए तो 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या लें? एक एनायन लेते हैं। एनायन तो चलो एक एनायन लेंगे, अब CO3 नेगेटिव, फिर फॉस्फेट भी देख लेंगे, ठीक है, एक NO3 नेगेटिव भी देख लेंगे, एक कैटायन भी देख लेंगे। चलो CO3 नेगेटिव का बनाते हैं। दिख रहा है? फोकस है बोर्ड पे? चलो फोकस्ड है। लेट मी स्टार्ट बेटा। CO3 नेगेटिव की बात करते हैं। चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब Q की वैल्यू। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं जी, 14वें ग्रुप का है। कितने? 4। एक ऑक्सीजन के 6, तो 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 18। 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 18। इसके बाद ऊपर से 2 नेगेटिव है तो +2 और होगा, तो Q क्या हो गया? 4 + 18 + 2। ये बताया था ना, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड कर देनी है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 और 4 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन आ गए।
टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी फटाफट, थोड़ा सा क्विक जाएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या कर देते, सेंट्रल एटम चूज करेंगे। सेंट्रल एटम देखो, नंबर ऑफ कार्बन का नंबर यहाँ पे सबसे कम है, तो सिंपल सी बात है जी, कार्बन सेंट्रल एटम बन जाएगा, इसी से काम हो जाएगा, हमारा नंबर कम है इससे। और 3 ऑक्सीजन अरेंज कर दो। 3 ऑक्सीजन कोशिश कर रहे हैं कि बराबर के एंगल पे अरेंज हो, तो 3 एटम को अरेंज करना है बराबर के एंगल पे, तो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, कर दिया अरेंज। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट स्टेप, कितने हो गए, 3 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे होंगे, 6 आ रहे होंगे, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देयरफॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24 - 6 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। और लोन पेयर्स कितने बन रहे होंगे, 9 लोन पेयर्स बन रहे होंगे। पेयर्स मतलब जोड़ा, है ना, 9 लोन पेयर्स बन रहे होंगे इलेक्ट्रॉन से। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। सबसे पहले कहां अरेंज करते हैं हम, साइड वाले एटम पे अरेंज करते हैं, फिर सेंट्रल पे जाएंगे बचेंगे तो 18 है, सभी ऑक्सीजन पे 6 अरेंज कर दो, सिंपल, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अरेंज करो 2 4 6, 2 4 6, ठीक है बेटा। और यहां पे 2 4 और 6। नेक्स्ट स्टेप, काउंट द ऑक्टेट। सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही, इसके लिए आओ। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के नंबर दे रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक कार्बन एटम को मान ले रहा हूं 4, ठीक है। पहले सेकंड ऑक्सीजन एटम पे आओ, गिनो 2 4 6 और शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन की 8, इसके कंप्लीट हो गए जी 8 इलेक्ट्रॉन, खत्म। इस पे आओ 2 4 6, इसके कंप्लीट हो गए जी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां आओ 2 4 6 और 2 इस बॉन्ड वाले हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। कार्बन पे आओ 2 4 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, टोटल कितने आ गए जी इस पे 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब क्या होगा, कोई भी एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर छोड़ेगा और इसको देगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो वो ये वाला ऑक्सीजन होता है, कोई भी दे सकता है, तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, यहां पे अपने 2 लोन पेयर छोड़ के यहां पे बॉन्ड बना दिया, ये बन गया जी डबल बॉन्ड, इसके पास 4 रह गए। अब देखो काउंट करो, तो इसके पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके तो पूरे हैं ही। देखो इसके इसमें से चेंज हुआ है ना, इसको गिन लेते हैं, 2 4, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 6 और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 8, तो इसके तो पूरे हैं, अब भी पूरे हैं, पहले भी पूरे थे, इसके पूरे करने थे, वो भी हो गए, है ना। गिनो 2 4 6 और दूसरे बॉन्ड के 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो फिर ये 2 नेगेटिव किसके ऊपर होगा, 2 नेगेटिव किसके ऊपर होगा। वैसे तो तुम्हें शॉर्टकट बता दिया मैंने कि जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा हो, है ना, 2 एक के साथ या एक किसी के साथ, या डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड किसी से बना रहा हो, बनाएगा नहीं लेकिन कभी बनाता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज डिसाइड करते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा किसको देना है, नेगेटिव चार्ज शॉर्टकट लिख लो, नेगेटिव चार्ज शुड असाइन, यहां पे केवल, है ना, लुईस स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज शुड असाइन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर ही स्टेबल रहता है। ये भी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो एक एक करके। फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, चलो करो कैलकुलेट। एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 माइनस 1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बॉन्ड बन रहा है, इससे अटैच हुआ तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 6 - 7 = -1,
ये वाली ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं ऊपर -1, कितना चार्ज आ गया माइनस, तो एक नेगेटिव रहेगा इसके ऊपर, लिख दिया जी। एक नेगेटिव और ढूंढना है, तो फॉर्मल चार्ज ढूंढो इस वाले ऑक्सीजन का, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम टू, सेकंड ऑक्सीजन एटम है ना, सेकंड ऑक्सीजन एटम करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6, माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, कैंसिल, ऊपर जैसा केस बन गया 6 - 7 = -1, तो इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। यहीं पे काम खत्म हो गया कि दो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, इन दोनों पे है। कहीं कहीं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख देते हैं कि CO2 4 6, ठीक है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन रह गए थे और इस पे भी 2 4 और 6। क्या दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर कैमरे में? हाँ चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाहर ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे और उस पे लिख देते हैं 2 नेगेटिव। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। जरा इस ऑक्सीजन पे काउंट करना बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे थर्ड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालो। थर्ड ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 4, कितने हैं 4, 6 - 4 - 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 2 से ये कैंसिल होगा बेटा 2 टाइम्स, तो 6 - 4 - 2 दैट इज 6 - 6 = 0। इसलिए मैंने इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रखा। दूसरे वर्ड्स में देखना है तो ऑक्सीजन जब 2 एटम बनाता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ये पॉइंट से भी समझ सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया CO3 2 नेगेटिव का, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसी का भी लेविस स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जो लिमिटेशंस होंगी जिनका नहीं बनाया जा सकता उन्हें लास्ट में बताएंगे हम कि लिमिटेशंस क्यों होंगी, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर एग्जांपल कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। चलो थोड़ा फॉस्फेट आयन की बात करते हैं। ये फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4 3-, क्या बोला मैंने? फॉस्फेट आयन। देखो जो मैंने तुम्हें रूल्स लिखा है वो रूल्स लिखने हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन आना चाहिए। कभी भी एग्जाम में तुमसे लुईस स्ट्रक्चर के रूल नहीं पूछेगा, हमेशा एप्लीकेशन यूज होता है उसका। लुईस से स्ट्रक्चर बनाओ, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। PO4 3- का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 6, 4 के पास 6 चौका 24, तो टोटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 फॉस्फोरस के, 4 × 6 ऑक्सीजन के, +3 किसके लिए? ये 3- के लिए, ठीक है। कितने हो गए? 5 6 चौका 24 +3 24 और 3 27 और 5 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए Q, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमें क्या करना है? सेंट्रल एटम चूज करना है, एक ही है फॉस्फोरस, तो यही बन जाएगा P। अब क्या करो? P को सेंट्रल एटम बना दो और उसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है तो इक्विवेलेंट करके चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन रख दो, ये रख दिया, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड बना दो, थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ स्टेप क्या था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अगर 4 सिंगल बॉन्ड हैं तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देयरफॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 32 में से 8 घटा दो, 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स। चारों ऑक्सीजन पे 24 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक पे आ जाएंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन एक पे आ जाएंगे। 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ठीक है, और 2 4 और 6, इतना काम हो गया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो क्या था कि देखो भाई सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। इस ऑक्सीजन की देखो 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, यहां दिख रहा है ना, ये 5 को यहां लिख देता हूं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 2 8, ऐसे ही 6 और 2 8।
इनकी तो हो गई, जरा इसकी देखो, 2 4 6 और 2 8, कंप्लीट। ठीक है, PO4 3 माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है। इसकी देखो 2 4 6 और 8 ऑक्टेट इसकी भी कंप्लीट हो गई। चलो एक बार फॉर्मल चार्ज चेक कर ले सब पे। फॉर्मल चार्ज फॉर पहले फॉस्फोरस P एटम। फॉस्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, 1/2 इंटू 8, तो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, दैट इज 5 माइनस 4, तो फॉर्मल चार्ज आ गया फॉस्फोरस के ऊपर +1। कितना आ गया? +1। जरा ऑक्सीजन देखो, सभी ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है, ये चारों के चारों एक जैसी है, तो किसी एक के लिए ही कर लेता हूं। फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन एटम, तो एक ही बात हो जाएगी, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा, चारों के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो किसी एक के लिए कर रहा हूं। तो बताओ, ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहां देखो, इसके बाद नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2 2 2 कैंसिल, दैट इज 6 माइनस 6 माइनस 1, कितना आ गया? -1 चार्ज। तो हर एक ऑक्सीजन एक जैसी है, इसलिए हर एक ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव आ जाएगा, एक एक नेगेटिव आ गया। पर वास्तव में स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब तुम लोग बोलोगे कि सर एक माइनस में से एक प्लस कैंसिल हो गया, तो फिर बच तो 3 नेगेटिव रहे, इसलिए सही है, लेकिन ये वास्तव में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करता। होगा क्या? होगा ये कि कोई भी एक ऑक्सीजन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, मतलब डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो कोई भी इसके पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, मतलब यहां पे अब इसका प्लस चार्ज खत्म, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए और नेगेटिव चार्ज भी गया, ये आ गए जी डबल बॉन्ड। अब जरा फास्फोरस का, अब इस वाले स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, ये तो पहले वाले का था, ठीक है, फॉर्मल चार्ज फॉर P एटम कैलकुलेट करो जरा, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के लिए 5, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? एक भी नहीं है, 0, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, ठीक है, 5 माइनस 10, -1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, ठीक है बेटा, तो 5 माइनस 1/2 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 5 टाइम कैंसिल हुआ, 5 माइनस 5 0, तो फास्फोरस के ऊपर अब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। इस ऑक्सीजन ने भी 2 डबल बॉन्ड बना लिए, इसके लिए तुम कैलकुलेट करोगे, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पिछले केसेस में हम देख चुके हैं, जब भी 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं आता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये PO4 का कोई भी डबल बॉन्ड बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अच्छा सर, यहां पे तो इसने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए, आप तो बोल रहे थे ऑक्टेट ही कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन बेटा अब देख नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि पीरियड नंबर 3 में, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं उनमें थर्ड सेल इंट्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल होती है, और थर्ड सेल के अंदर S, P एंड D तीनों सबसेल अवेलेबल रहती हैं, जबकि सेकंड पीरियड में नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगी, NH4+ में नहीं होगी, तो इसके पास D सबसेल अवेलेबल है, जिसमें ये 8 क्या 10 इलेक्ट्रॉन भी एकोमोडेट कर सकता है। यहां पे ये ऑक्टेट रूल को तोड़ देता है, लेकिन इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि इसके पास D सबसेल खाली अवेलेबल है, आराम से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। फास्फोरस पेंटावेलेंसी मतलब 5 बॉन्ड दिखाता है, और एक नाइट्रोजन नहीं दिखाएगा, अभी देख रहे हैं NH4+, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, बना सकता है,
ठीक है, चलो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट NH4+ की बात करते हैं, बहुत शानदार तरीके से समझा रहे हैं बेटा। NH4+ की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा NH4+, पता नहीं नंबर कौन सा है लेकिन जो भी है NH4+। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यू बताओ टोटल। नाइट्रोजन के कितने हो गए जी 5 प्लस हर एक हाइड्रोजन का 1 मतलब 4 × 1 मतलब 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूं। अब प्लस चार्ज है मतलब -1, तो कितने हो गए 5 और 4 9 में से 1 गया तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव हियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, कोई भी एक सेंट्रल एटम बनाओ जी, अकेला है नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम यही बनेगा। ठीक है, सेंट्रल एटम बनाया, थर्ड स्टेप सिंगल बॉन्ड बना दिए, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है जी फॉर्मूला, तो 8 में से 8 गए तो 0 बचा। ठीक है, तो किसी भी पे भी कोई भी लोन पेयर नहीं रखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है बात ऑक्टेट चेक करते हैं। हाइड्रोजन की डुप्लेट चेक करेंगे, ये मैंने बता दिया हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश रहता है क्योंकि उसके पास रहती ही एक सेल है और फर्स्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये तुम जानते हो। कॉन्फ़िगरेशन यहां से चालू होता है 2 8 से, तो पहली सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 अगर आ गए इसके पास तो खुश है। तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 2 है, हर एक हाइड्रोजन के पास 2 2 है, चेक कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन की चेक करते हैं ऑक्टेट 2 4 6 8 है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है। जब चलो नेक्स्ट स्टेप आते हैं फॉर्मल चार्ज पे। फॉर्मल चार्ज फॉर सबसे पहले N एटम निकालते हैं, नाइट्रोजन एटम का निकालते हैं। बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा नाइट्रोजन के 5, अभी देखा था ऊपर। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 0 -1/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, दैट इज 5 - 4 दैट इज +1। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये NH4+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि है ना NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, तो समझ जाना ये पॉजिटिव चार्ज किस पे है सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। याद रखना ज्यादातर केसेस में, शॉर्टकट बता दूं मैं तुम्हें, ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा हमेशा आएगा सेंट्रल एटम पे, और जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आएगा जी साइड एटम्स पे जो लगे हुए हैं, या टर्मिनल एटम्स पे, टर्मिनल एटम्स पे और साइड एटम्स पे। अब तुम NO3- का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो, ठीक है, H3O+ का भी बना सकते हो। काफी एग्जांपल्स मैंने कवर किए लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें समझाने के लिए, और मैं समझता हूं तुम्हारे बेटा ये आराम से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुम कभी भी ईमेल आईडी हम लिखे दे रहे हैं उस पर मेल करके पूछ सकते हो, या YouTube पे ही वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आएंगे ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। काफी सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके लिए लुईस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे लुईस स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएंगे उनके। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा इंक्रीज ना हो, तुम अच्छे से देख पाओ। आई होप बेटा कि अच्छा लग रहा है तुम्हें शायद ये सब वीडियोस देख के। अगर तुम्हें सही में अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियोस आगे तक फॉरवर्ड करो, जिससे आप जैसे सभी लोग, ठीक है, जो अभी कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जो बच्चे वास्तव में
है ना, फी डिपॉजिट करने में मतलब सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि कोटा की कोचिंग्स में जाके हम पढ़ेंगे, तो उनको हम यहाँ से ही बेस क्लियर करके दे देते हैं, और जहां पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू।